Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2026 के लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे। लगभग एक मंथ से ऊपर हो गया है, कोई भी टेस्ट या प्रैक्टिस वीडियोस नहीं आया था इस चैनल पर, कुछ घरेलू कारणों की वजह से। ठीक है, आज से रेगुलर कंटिन्यू रहेगी, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो 20 प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर एग्ज़ाम तक जितने भी टेस्ट होंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ये सीरीज़ भले ही पीसीएस 26 के नाम से चल रही है, लेकिन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस आती है, सभी में आती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर स्टेटमेंट वाला ही है। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब इस संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। देखिए, पहली बात तो भारतीय संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख है, ये कह रहा है कि नहीं है। 10वीं अनुसूची में है तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय नहीं होता। ठीक है, जो लोकसभा का सभापति होता है उसका निर्णय अंतिम होता है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। ठीक है, तो सदन का जो सभापति होता है दोनों सदनों में, उसका निर्णय अंतिम होता है, राष्ट्रपति का नहीं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर ये गलत हैं, असत्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, राजनीतिक दल शब्द का स्पष्ट रूप से 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, जो दल बदल से संबंधित है, तो पहला वाला सही नहीं है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय ऐसे सदन के सभापति या अध्यक्ष को भेजा जाता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, तो दूसरा वाला सही नहीं है। ठीक है, उस सदन का सभापति या अध्यक्ष लेगा अंतिम निर्णय। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। दूसरा प्रश्न है, भारत निम्नलिखित के, ये नहीं, ये एक्स्ट्रा हो गया, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट तो यह है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। केंद्र सरकार की तो सलाह लेनी पड़ेगी, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग, तो दूसरा वाला सही नहीं है। और वो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अधीन हो सकती है। ई पुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश मामला हुआ था, उसके अनुसार यदि राष्ट्रपति यह शक्ति मनमाने ढंग से प्रयोग करे तो यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आ सकती है, तो पहला वाला जो सही है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र रूप से क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए काम करेगी। तो राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निष्पादन में इस सलाह के अनुसार ही काम करना होगा, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। अब आ जाइए तीसरा प्रश्न। कथन 1 है और कथन 2 भी है। ठीक है, कथन कारण वाला है, वो स्पष्टीकरण करेगा नहीं करेगा। कथन 1 है, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हों। और दूसरा कथन है, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है।
कथन 2 यहाँ पर सही है, लेकिन कथन 1 यहाँ पर सही नहीं है। केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है। तो आसान सा हो जाता है प्रश्न, अगर पता चल जाए इस तरह के स्टेटमेंट में कोई एक गलत है, फिर उसकी झंझट नहीं रह जाती कि स्पष्टीकरण करेगा या नहीं करेगा, मतलब व्याख्या करेगा नहीं करेगा। तो कथन 1 जो है वो सही नहीं है, जबकि दूसरा वाला सही है। देखिए, खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के तहत राज्यों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लघु खनिजों के संबंध में 3 खाद्यान्न पट्टे, खनन पट्टे और खनिज रियायतें के अनुदान को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बना सकती है। तो पहला वाला जो है वो गलत है। ठीक है, दूसरा वाला सही था वहां पर, यहाँ पर भी करेक्ट है। केंद्र सरकार के पास यह अधिसूचित करने का अधिकार है कि उसी अधिनियम की धारा 3E के तहत किन खनिजों को लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। देखिए, त्यागपत्र तुरंत नहीं देगा, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। हाँ, पहला वाला ठीक है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा केवल एक ही होगा, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। चूंकि पहला वाला सही है तो डी भी नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 94 यह स्पष्ट करता है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी स्पीकर का पद रिक्त नहीं होता है और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया स्पीकर निर्वाचित नहीं हो जाता। संविधान में अध्यक्ष चुने जाने पर किसी राजनीतिक दल से इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। हालांकि परंपरा के अनुसार अध्यक्ष से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन औपचारिक इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरा वाला सही नहीं है। फिर से कथन वाला आ गया, स्पष्टीकरण वाला, या व्याख्या करेगा नहीं करेगा। कथन 1 है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। और दूसरा है, किंतु कोई संकल्प जब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 30 दिन की सूचना न दे दी गई हो। कौन सा सही है। बिल्कुल, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से ही हटाया जाएगा, ये करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। और 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी, न कि 30 दिन। तो यहाँ जो केवल पहला वाला ही सही है। देखिए, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अनुच्छेद 94C में लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा अध्यक्ष को हटाने की अनुमति दी गई है। ऐसा प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकेगा। तो दूसरा वाला सही नहीं है, वहाँ 30 दिन लिखा था। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के तरीके में किन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त शुष्क CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कृत्रिम वर्षा होती क्या है। कृत्रिम वर्षा का आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा कराई जाती है। यह एक प्रकार की मौसम संशोधन तकनीक है। क्लाउड सीडिंग के माध्यमों से बादलों में विशेष रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को विमानों या हेलीकॉप्टरों से उत्सर्जित किया जाता है। ये जो रसायन हैं वो कंडेंसेशन नाभिक का काम करते हैं। ठीक है,
कंडेंसेशन नाभिक, जिनके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बड़ी बड़ी बूंदों का रूप ले लेती है, जिससे अंततः वर्षा होती है। हालांकि इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वातावरण में पर्याप्त नमी और अनुकूल मौसमीय परिस्थितियां मौजूद हों। अभी हाल ही में वर्तमान दिल्ली सरकार ने 5 करोड़ रुपए क्लाउड सीडिंग के नाम पर खर्च किए थे, लेकिन वर्षा नहीं हुई थी। और प्रदूषण वर्तमान में जो है AQI 480 या उससे अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं रहा वायुमंडल दिल्ली का वर्तमान में। नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, 3 कथन है यहाँ पर। कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा बताना है। कवच प्रक्रिया या कवच प्रणाली पर प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान तैयार किया है। कवच अमेरिका के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच प्रणाली में केवल स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है। देखिए, अधिकतर केवल किंतु वाले जो बाउंड करते हैं स्टेटमेंट वो गलत होते हैं। गलत है ये वाला भी। ऐसा नहीं है केवल स्टेशन सेक्शन ट्रैक पर, ठीक है, रेल की पटरियों पर भी। तो गलत हो गया यहाँ पर तीसरा वाला। दूसरा वाला भी गलत है। अमेरिका के सहयोग से नहीं, जर्मनी जापान के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी तो है, अमेरिका नहीं है। और 2030 तक पहला वाला सही है। तो गलत अपने को बताना है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। देखिए, कवच एक स्वचालित स्वदेशी संचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे ने विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकना। यह प्रणाली GPS और रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करती है तथा लोको पायलट द्वारा गति सीमा का उल्लंघन करने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर टक्कर से बचाती है ट्रेनों को। खराब मौसम में भी यह सिस्टम प्रभावी ढंग से काम करता है। जर्मनी और जापानी कंपनियों को, ठीक है, अमेरिका नहीं, भारतीय रेलवे पर कवच को तैनात करने की अनुमति दी गई है। इस प्रणाली का जो विकास है वो विदेशी सहयोग के बिना घरेलू स्तर पर किया गया था। इसे राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया। तो दूसरा तीसरा गलत, पहला वाला सही है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय ATP प्रणाली के रूप में अपनाया गया था, जिसके कार्यान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। कौन कौन सी? प्रत्येक स्टेशन ब्लॉक सेक्शन में स्टेशन कवच की स्थापना करना। पूरे ट्रैक पर, ठीक है, पूरे ट्रैक पर, ऐसा नहीं केवल स्टेशन सेक्शन में, ट्रैक पर RFID टैग की इंस्टॉलेशन की जाएगी। पूरे सेक्शन में दूरसंचार टावरों की स्थापना करेंगे और ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, ये सब कुछ है इसमें। पहला खो खो विश्व कप 2025 के संदर्भ में स्टेटमेंट है, भारत में ही हुआ था ये। तो इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली, भारत में हुआ। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को हराकर 54-36 के स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी। देखिए, पुरुष और महिला दोनों ही भारत ने जीते, ठीक है, और भारत में हुआ है, दिल्ली में। दूसरा तीसरा गलत है। भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया भारतीय पुरुष वर्ग ने, और भारतीय महिला वर्ग ने नेपाल को 78-40 से हराया। तो यहाँ ये इंटरचेंज है, इसकी वजह से गलत है दूसरा तीसरा। ठीक है, पहला वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। देखिए, पहला खो खो विश्व कप का आयोजन जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, जहां भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता। तो पहला वाला सही है। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने नेपाल को 54-36 से पराजित किया और भारतीय महिला टीम ने ही नेपाल को 78-40 से पराजित किया। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर है, बाकी सही है। चलिए, लोकपाल का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन किन पर लागू होता है? ग्रुप ए के लोक सेवकों पर, ग्रुप बी के लोक सेवकों पर, केवल देश के भीतर कार्यरत लोक सेवक। ग्रुप ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सभी हैं इसमें। तो
देश के भीतर और बाहर जो भी लोक सेवक काम कर रहे हैं उन पर भी है भाई। तो केवल पहला और दूसरा सी है इसका आंसर, तीसरा वाला नहीं होगा। देखिए, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र सभी श्रेणी के लोक सेवकों को शामिल करेगा। ग्रुप ए बी, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप डी के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। और यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है और देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर कार्यरत लोक सेवकों पर भी लागू होता है। तो तीसरा वाला गलत है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। रूस के कजान में तो 16वां हुआ था ना, 17वां तो ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। बिल्कुल दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, पहला ही सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 6-7 जुलाई 2025 को। उद्देश्य है अधिक समावेशी और सतत विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स के जो है कुल 11 सदस्य देश हैं। उनके नाम हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और इंडोनेशिया है। ये देश मूल ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों और 2024 और 25 में शामिल हुए 5 नए सदस्य देशों से मिलकर बना है। 11वां प्रश्न क्या है? 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? 16वां रूस के कजान में, 17वां रियो डी जेनेरियो ब्राजील, 18वां होगा भारत में। ठीक है, नई दिल्ली में होने की उम्मीद। देखिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, 25 नहीं 26 है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। यह शिखर सम्मेलन संभवतः एक व्यक्तिगत बैठक होगी जिसका आयोजन किसी प्रमुख भारतीय शहर संभवतः नई दिल्ली में होगा। इसमें आर्थिक सहयोग, वैश्विक सुरक्षा और सतत विकास जैसी प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित वर्षों को एक विशेष टाइटल दिया है। ठीक है, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही सम्मिलित है? वर्ष 2025 को क्या कहा है, 26 को क्या कहा, वर्ष 2026 को क्या कहा, 25 को क्या कहा, 27 को क्या कहा है और 29 को क्या कहा है, और कितने इसमें से सही सम्मिलित है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया, ये ठीक है। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया, ये भी ठीक है। वर्ष 2027 को अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील पर्यटन वर्ष घोषित किया है, ये भी सही है। और वर्ष 2029 को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृहीय रक्षा वर्ष घोषित किया, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही सम्मिलित हो गए इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4 डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है ताकि खाद्य सुरक्षा, पोषण, गरीबी उन्मूलन में महिला किसानों की प्रमुख भूमिका पर जोर डाला जा सके। और वर्ष 2027 को अंतर्राष्ट्रीय सतत और समुत्थानशील यानी रेजिलिएंट पर्यटन वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है सतत विकास को प्रोत्साहित करना। वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया है, जो वैश्विक समुदाय से समावेशी संवाद एवं वार्ता के माध्यम से संघर्षों को सुलझाने का आह्वान करने पर केंद्रित है। और वर्ष 2029 को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह जागरूकता और गृहीय रक्षा यानी प्लेनेटरी डिफेंस वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य है इन खगोलीय पिंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी को किसी भी संभावित आपदा से सुरक्षित रखने के क्रम में उपाय खोजना। पृथ्वी तो बहुत संकट में है वर्तमान में, दिल्ली का AQI 480 के पार है। ठीक है, भारत की कैपिटल है और बुरी हालत। निम्नलिखित में से किन से मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है?
तो गांधी शांति पुरस्कार में जूरी मेंबर कौन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा में प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेता, राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं है। क्या राष्ट्रपति से एलिमिनेट हो जाता? आधा तो हो ही जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, सी। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों और मानवता के प्रति योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। जूरी मेंबर की बात करें, जूरी मेंबर कौन कौन है इसमें? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके स्थायी सदस्य हैं। दो अन्य जूरी सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है। और गांधी शांति पुरस्कार निर्णायक मंडल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति नहीं है इसमें कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 कथन है यहाँ पर, एक फ्रेम में डालते हैं इनको। चलिए देखिए, यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्यों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। जनवरी 2025 तक के साथ साथ अगर इसकी बात करें नवंबर 2025 तक या अक्टूबर 2025 तक भी इसमें 7 सदस्य ही हैं। तो पहला वाला सही हो गया। यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में पर्यटन उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। देखिए, अभी तक बात कर लो या जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देश हैं इसमें, तो सही है पहला वाला स्टेटमेंट। ढाका घोषणा नहीं, बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक घोषणा 1997 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया, गलत है दूसरा। बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल नहीं है, नेपाल बाद में आया, तीसरा गलत हो गया। बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत नहीं थाईलैंड कर रहा है। तो दूसरा तीसरा गलत हो गए यहाँ पर, दूसरा तीसरा चौथा गलत हो गया, केवल पहला वाला ही सही है। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, केवल डी हो जाएगा एक। देखिए, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुआयामी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। बिम्स्टेक से संबंधित प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें हम, तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ठीक है, जनवरी 2025 तक। और यह संगठन बैंकॉक घोषणा 1997 को अपनाने के बाद अस्तित्व में आया, ना कि ढाका 1999। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश थे। उस समय इस समूह को बिस्ट एक यानी इकोनॉमिक कॉपरेशन के नाम से जाना जाता था। 1997 में म्यांमार के शामिल होने पर इसका नाम जो है बिम्स्ट एक किया गया। ठीक है, एम ऐड हो गया इसमें, एम फॉर म्यांमार। वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक रखा गया। तो तीसरा वाला भी जो है गलत है और चौथा वाला भी गलत है, क्योंकि बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत द्वारा नहीं बल्कि थाईलैंड द्वारा किया जाता है। 14 हो गए, 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह देश और यह किस संसाधन से संबद्ध हैं वो देश? बोत्सवाना हीरे के लिए, चिली लिथियम के लिए, इंडोनेशिया निकल के लिए। उपरोक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारियां सही सुमेलित हैं? चिली लिथियम के लिए ठीक है, बोत्सवाना हीरे के लिए, इंडोनेशिया निकल के लिए, ये तो सारे के सारे सही हो गए, सभी तीन, सी है इसका आंसर। देखिए, बोत्सवाना हीरे के लिए, चिली लिथियम के लिए, इंडोनेशिया निकल संसाधन से संबद्ध देश है। ये आ गया प्रश्न। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? भास्कर जादव, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर या दिनकर राव जवलकर? ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। पेरियार के नाम से जाना जाता था इनको।
देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना वर्ष 1925 में तमिलनाडु में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी। ठीक है, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। वह बलिजा नायडू जाति से संबंधित थे। इस आंदोलन की शुरुआत ब्राह्मणवादी वर्चस्व, धार्मिक रूढ़िवादिता और जातिगत उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए की गई थी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र है? मैक्सिमम टाइम जोन किस में है? देखिए, फ्रांस में सबसे ज़्यादा काल क्षेत्र है, टाइम जोन है 12। तो ए है इसका आंसर। रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में उससे कम है। तो फ्रांस में जो है सबसे अधिक 12 टाइम जोन है। अमेरिका की बात करें 11 टाइम जोन है। रूस की बात करें 11 टाइम जोन है इसमें भी। और बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो इसमें 9 टाइम जोन है। और 4 से अधिक काल क्षेत्र वाले देशों की बात करें तो फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हैं। ये देश अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और विदेशी क्षेत्रों के कारण कई समय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। 18वां प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। ये फल हैं पपीता, अनानास, अमरूद। उपरोक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए? पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और इनके द्वारा अमरूद, अनानास, पपीता ये तीनों लाया गया। सी है इसका आंसर, सभी तीन। और ये पपीता, अनानास, अमरूद तीनों के तीनों अमेरिकी मूल के हैं, जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए। देखिए, पुर्तगाली जो है भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे। उन्होंने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान कई अमेरिकी फसलों और फलों को भारत में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें अनानास, पपीता, अमरूद शामिल हैं। ये सभी अमेरिकी मूल के हैं तथा जिन्हें पुर्तगालियों ने भारत में लाया। 19वां प्रश्न है, 1932 का पूना संधि एक समझौता था जो महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। इरविन, बी आर अम्बेडकर, अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक? पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। बी है इसका आंसर। देखिए, 24 सितंबर 1932 को पुणे की येरावदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौते पर मोहर लगाई गई। गांधी जी दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ उपवास कर रहे थे। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल एक ऐसा विषय था जिस पर गांधी और अंबेडकर सहमत नहीं हो सकते थे। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ प्रावधान किए गए और सहमति बनी, वो अलग से प्रश्न है एक। चलिए, 20वां प्रश्न है, चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा प्रदान की, यानी लीगल डिफेंस किसने किया? सी आर दास ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी या कृष्णकांत और मदन मोहन मालवीय? चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को लीगल डिफेंस दिया था मदन मोहन मालवीय ने और कृष्णकांत। भी है इसका आंसर। देखिए, चौरी चौरा जो संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, वर्ष 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई घटना के कारण प्रसिद्ध हुआ। वर्ष 1923 में प्रमुख वकील और स्वतंत्रता सेनानी महाना मदन मोहन मालवीय ने इस घटना के बाद गिरफ्तार किए गए मृत्यु दंड पाने वाले लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए। उन्होंने न्यायालय में लगातार 4 दिन तक जिरह की और पूरे जोश से आरोपितों का पक्ष रखा। उनकी कोशिशों के कारण न्यायाधीशों ने मृत्युदंड की सजा की समीक्षा की और कई निर्दोष व्यक्तियों को राहत मिली। तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पर हो जाते हैं करेक्ट, साथ में कृष्णकांत भी सही है इसका उत्तर। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाले टेस्ट में इसी तरह के मिश्रित प्रश्नों को और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है एक तरफ से, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो। ठीक है, प्रश्नों की संख्या बढ़े और एग्ज़ाम तक जो है सब कवर हो जाए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो तो सेपरेट चलेगी ही, प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद। फुल टेस्ट सीरीज़ जो लोग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, पीडीएफ से प्रिंट निकाल कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।